नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 5 पृष्ठ रसायन और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है कोलाइडी विलयन। आप लोगों ने यदि इसके पहले वीडियो देख लिए होंगे, क्लास जो भी मैंने लगाई है उसके अगर आपने वीडियो देखे हैं तो अब तक का आपको जो भी टॉपिक है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी विलयनों के विशिष्ट गुण हम पढ़ रहे थे जो कि बचे हुए हैं, उनमें से है फर्स्ट है स्कंदन और सेकंड है स्वर्ण संख्या। दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप नोट निकाल लिए होंगे, आपने जो कॉपियाँ हैं पेन निकालिए और बस अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आप नोट कर लेंगे स्कंदन। इसे हम ऊर्णन भी कहते हैं। ये नीचे मैंने नाम लिखा है स्कंदन, कोआगुलेशन या फिर ऊर्णन नाम से ही पूछा जाता है। तो स्कंदन क्या है? सबसे पहले आप हमारे पास जो टॉपिक है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्कंदन की परिभाषा व उदाहरण, साथ ही पूछा जाता है इससे संबंधित एक नियम है हार्डी-सूल्ज़ का नियम, और थर्ड हमारा टॉपिक है स्कंदन मान। तो एक एक करके हम इन तीनों टॉपिक को आज देखेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर्ण संख्या। तो आप नोट कर लेंगे हमारा जो इस टॉपिक है क्या है, स्कंदन, इसकी डेफिनेशन। तो स्कंदन क्या है पहले आप लिख लें डेफिनेशन, फिर से हम समझते हैं। आप नोट करेंगे जब किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, जब किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं वो वैद्युत अपघट्य से क्रिया कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य के मिलाए जाने पर कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की जो घटना है वो कहलाती है स्कंदन, है ना। नोट किया आपने। एक लाइन में अगर हम लिखें कोलाइडी विलयनों में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की जो घटना है वो कहलाती है स्कंदन। आप नोट कर लेंगे एक लाइन में, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की घटना, अवक्षेपित होने की घटना। एक शब्द में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या शब्द आ रहा है, अवक्षेपित होना, मतलब अवक्षेप बनने की जो घटना है। क्यों बनता है? तो यहाँ पर कहा जाता है जैसे ही हम कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित दो प्रकार के जो आयन होते हैं, आयनिक प्रवृत्ति का होता है ना। तो और हम क्या जानते हैं, जो कोलाइडी विलयन होता है वो उदासीन होता है और जो कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको ध्यान रखना है। एक है कि कोलाइडी विलयन उदासीन होता है, कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, या तो वो धनावेशित हो सकते हैं या तो वो ऋणावेशित। तो हमारा जो कोलाइडी विलयन है ना, यहाँ पर जो कोलाइडी कण हैं उनमें समान आयन होते हैं, समान आयन होते हैं, मतलब या तो वो धनावेशित हो सकते हैं या फिर वो ऋणावेशित हो सकते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस कारण वो पास पास नहीं आते हैं, मीन्स उनमें अवक्षेपण की घटना नहीं होती है। लेकिन जब ये समान आयन वाले जो कोलाइडी कण होते हैं इसमें हम क्या मिला दें, वैद्युत अपघट्य जो कैसी प्रवृत्ति का है, वैद्युत अपघट्य जो आयनिक प्रवृत्ति का है। तो इससे क्या होगा, तो इसके कारण जो ये आयन होते हैं, वैद्युत अपघट्य की आयनिक प्रवृत्ति होने के कारण ये जो कोलाइडी कणों के आयन होते हैं वो विपरीत आयन से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, है ना। कि अगर यहाँ पर धनावेश होगा तो ये ऋणावेश से क्रिया कर लेंगे, अगर इनके पास ऋणावेश होगा तो ये धनावेश से क्रिया कर लेंगे। मतलब जो कोलाइडी कण होते हैं वो वैद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं विपरीत आयनों से क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप क्या बना लेते हैं, अवक्षेप बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? तो यहाँ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जो वैद्युत अपघट्य से जब ये क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, उदासीन होने के कारण जब ये गति करते हैं, इनमें कौन सी गति होती है, ब्राउनी गति के कारण ये कण आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जिसके कारण ये कैसे अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अवक्षेपित होने की जो घटना है वही क्या कहलाती है, स्कंदन।
ठीक है, फिर से आप थोड़ा समझ लें कि हमने क्या कहा कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनमें समान आयन होते हैं, समान आवेशित होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाई जाती है तो वो वैद्युत अपघट्य के विपरीत आयनों से क्रिया कर लेते हैं, और विपरीत आयनों से क्रिया करने के कारण कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब उदासीन हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। गति करते करते इनमें ब्राउनी गति होती है, हम जानते हैं। और ब्राउनी गति के कारण जब ये कण पास पास आते हैं तो वो अवक्षेप बना लेते हैं, और इस अवक्षेपित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। नोट किया आपने, बस डेफिनेशन में आपको इतना ही लिखना है कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की जो क्रिया है वो कहलाती है स्कंदन। पर इसे आपको इस तरीके से समझना भी है ना। अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखें किस प्रकार से इनमें आयनिक जो उदासीन होने की जो प्रक्रिया वो कैसी पाई जाती है। हम ले रहे हैं आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड क्या है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन H2S3। यहाँ पर जो आर्सेनिक सल्फाइड है इसके पास सल्फाइड आयन होते हैं जिसमें -2 चार्ज होता है। ऋणावेशित कोलाइडी को सॉल बनाता है, कोलाइडी सॉल बनाता है। अब इसमें जब हम बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड क्या हो गया, ये विद्युत अपघट्य, और ये क्या है, ऋणावेशित कोलाइडी सॉल, ऋणावेशित सॉल कोलाइडी विलयन है। तो यहाँ पर जब ऋणावेशित कोलाइडी सॉल में हम विद्युत अपघट्य बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो यहाँ पर जो सल्फाइड आयन है AS2 आर्सेनिक सल्फाइड, इसका जो सल्फाइड आयन है जिसके कारण ये क्या है, ऋणावेशित है, ये बेरियम क्लोराइड के Ba+2 मतलब बेरियम आयन से क्रिया कर लेता है और अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित होने के बाद ये क्या बना लेता है, देखें इस प्रकार से ये क्या बना लिया, ये जो -2 वाला भाग है वो बेरियम +2 से क्रिया कर लेगा, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि जब जैसे ही आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी सॉल में थोड़ी सी बेरियम क्लोराइड की मात्रा मिलाई जाती है तो इसका जो सल्फाइड आयन है वो बेरियम आयन से क्रिया कर लेता है और अवक्षेप बना लेता है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्कंदन। कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, स्कंदन। नोट कर लिया आपने। अब इसी से संबंधित हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हार्डी-सूल्ज़ का नियम। आप इसे नोट कर लिए तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे हार्डी-सूल्ज़ का नियम। हार्डी-सूल्ज़ का नियम, ये नियम संबंधित है स्कंदन से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि हार्डी-सूल्ज़ का नियम किससे संबंधित है, स्कंदन प्रक्रिया से है। जो हार्डी-सूल्ज़ है इन्होंने बहुत सारी कोलाइडी विलयनों की जो अवक्षेपण वाली क्रिया है ना उससे संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए, और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने देखा जो स्कंदन की क्रिया है वो वैद्युत अपघट्य के आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है, आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो हार्डी-सूल्ज़ नामक साइंटिस्ट है इन्होंने देखा कि जो कोलाइडी कणों की जो अवक्षेपण की घटना होती है वो हम जो वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं ना तो वैद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किस तरीके से, उसके लिए इन्होंने नियम दिया कि आप नोट कर सकते हैं, इनके अनुसार अवक्षेपण या कोलाइडी कणों का जो अवक्षेपण होता है वो वैद्युत अपघट्य के संयोजकता के समानुपाती होता है। आयनों की संयोजकता के समानुपाती होता है कि जो कोलाइडी कणों का जो अवक्षेपण है वैद्युत अपघट्य के आयनों की संयोजकता के समानुपाती होता है। यह होने वाली जो स्कंदन क्रिया है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कोलाइडी कणों की जो स्कंदन क्रिया है वो वैद्युत अपघट्यों के आयनों की संयोजकता के समानुपाती होता है। मीन्स आयन की जो संयोजकता है जितनी ज्यादा होती है अवक्षेपण उतना ही ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे पास अगर देखें हम ऋणावेशित सॉल के लिए,
ऋणावेशित यहाँ पर ही हमेशा क्या होते हैं, विपरीत आयन होते हैं। तो अगर हम ऋणावेशित सॉल के लिए आयनों की सांद्रता देखते हैं, आयनों की सांद्रता का क्रम, कौन से आयन, यहाँ पर वैद्युत अपघटित आयन, तो हमारे पास जैसे आयन है मतलब ऋणावेशित सॉल है, मतलब क्या होगा, धनावेशित आयन है उनको क्या करेंगे, यहाँ पर इस अवक्षेपित करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे Sn+4 आयन है, ये जो है इस पे +4 है। फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम +3 है। फिर अभी हमने यूज किया था बेरियम, बेरियम +2 भी है। और फिर इसके बाद सोडियम है Na+। तो आप इन 4 आयनों को देखोगे तो सोडियम पे प्लस मतलब इसकी संयोजकता 1 है, और Sn4+4 मीन्स इसकी संयोजकता 4 है। तो जितनी ज्यादा संयोजकता होती है उतना ही ज्यादा अवक्षेपण की घटना होती है। तो जो ऋणावेशित सॉल है जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड है वो Sn4 से ज्यादा अवक्षेपित होगा, जबकि सोडियम से कम अवक्षेपित होगा। तो जितनी ज्यादा संयोजकता होती है अवक्षेपण या स्कंदन की जो क्रिया है उतनी ही ज्यादा होती है। इसी प्रकार से अगर हम धनावेशित सॉल के लिए निकालते हैं, धनावेशित, आप नोट करते जाएंगे इन्हें, धनावेशित सॉल के लिए आयनों की जो सांद्रता है, सांद्रता का क्रम है वास्तव में ये, है ना, सांद्रता का क्रम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, धनावेशित सॉल, जैसे कि आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा ऋणावेशित मीन्स आर्सेनिक सल्फाइड, ये है ना, और धनावेशित में हम क्या ले सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर इसका हमको स्कंदन करना है तो हमको क्या चाहिए, ये धनावेशित है तो हमको जो वैद्युत अपघट्य है वो कैसा होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। ऋणावेशित होना चाहिए तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे फास्फेट, PO4 यहाँ पे 3 होता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें फास्फेट के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सल्फेट है, SO4-2 आयन है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्लोराइड है जिसमें माइनस चार्ज होता है। तो इस प्रकार अगर आप देखो फास्फेट है, सल्फेट है और क्लोराइड है ना। तो इन तीनों में से जो फास्फेट आयन है इसकी सांद्रता ज्यादा, इसकी संयोजकता ज्यादा है ना। आयनों की हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, संयोजकता है ना। सांद्रता जो लिख रहे हैं इसको आप देख लेंगे संयोजकता, सबका यूज करेंगे ना। संयोजकता का क्रम है। तो फास्फेट है इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, जबकि क्लोराइड की संयोजकता 1 है। मतलब ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का ज्यादा से ज्यादा स्कंदन करेगा। तो जितनी ज्यादा संयोजकता होती है उस स्कंदन की जो प्रक्रिया है उतनी ही ज्यादा होती है। यही था हार्डी-सोल्ज का नियम कि जो स्कंदन की मात्रा है वो वैद्युत अपघट्य के आयनों की संयोजकता के समानुपाती होती है। में जितनी ज्यादा आयन की संयोजकता होगी स्कंदन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया ये वाला पॉइंट। तो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास स्कंदन मान। तो यहाँ पे जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो क्या है, स्कंदन मान, या उसी को हम कहते हैं ऊर्णन मान। ये भी किससे संबंधित है, स्कंदन से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य के लिए वैद्युत अपघट्य क्या करता है, स्कंदन क्रिया करता है। तो जो स्कंदन मान है ना वो वैद्युत अपघट्य के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पहले इसके बारे में, किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए वैद्युत अपघट्य की जो न्यूनतम सांद्रता होती है, न्यूनतम मान होता है, वही कहलाता है स्कंदन मान। नोट किया आपने, हमने क्या कहा यहाँ पर कि कोलाइडी विलयनों के स्कंदन के लिए हम क्या मिला रहे हैं, वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं। तो वैद्युत अपघट्य के न्यूनतम मान या इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम सांद्रता, कम से कम सांद्रता को हम कहते हैं स्कंदन मान। उसके लिए क्या कहता है वो, स्कंदन मान। मतलब जितना अच्छा जो वैद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य के लिए स्कंदन मान जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, स्कंदन के लिए उसका स्कंदन वो ज्यादा से ज्यादा स्कंदन करेगा, है ना। यहाँ पर आप इसका ध्यान रखेंगे, न्यूनतम सांद्रता मतलब कि जो वैद्युत अपघट्य की न्यूनतम सांद्रता का जो मान है वो स्कंदन मान कहलाता है। मतलब कि यदि स्कंदन मान
स्कंदन मान ये कैसा है, कम है, स्कंदन मान कम है जिस भी वैद्युत अपघट्य के लिए, तो उसका स्कंदन वो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्कंदन करेगा, स्कंदन अधिक होगा। ये ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम मान जिसको हम मिलीग्राम पर लीटर में निकालते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में निकालते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए वैद्युत अपघट्य की जो न्यूनतम सांद्रता होती है, कम से कम सांद्रता होती है, उसे हम कहते हैं स्कंदन मान या ओर्नट मान। तो ये जो क्या होता है कि जिस वैद्युत अपघट्य का, इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखेंगे, जिस वैद्युत अपघट्य के लिए स्कंदन मान कम होता है वह कोलाइडी विलयन का अधिक से अधिक स्कंदन करेगा, मतलब कम मान में स्कंदन अधिक होगा, है ना। तो वैद्युत यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि जिसके लिए स्कंदन मान कम होगा वो वैद्युत अपघट्य अधिक से अधिक स्कंदन क्रिया करेगा, वो स्कंदन क्रिया के लिए उतना ज्यादा ही उत्तरदायी होगा। तो कौन सा होगा, तो क्योंकि हमने पढ़े जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है ना, जैसे कि हमने कहा, हमने अभी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास है Sn+4, फिर हमारे पास क्या था यहाँ पे, हमने लिया था यहाँ पे एल्यूमिनियम+3, फिर हमने यहाँ पे लिया था बेरियम+2, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या था Na+। तो यहाँ पर ये जो जिस आयन की सांद्रता ज्यादा है, जिस आयन की सांद्रता ज्यादा है उसका जो स्कंदन मान होगा वो कम होगा, स्कंदन मान कम, और जिस आयन की सांद्रता कम है उसका स्कंदन मान अधिक होगा, अधिक। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, है ना, कि हार्डी-सुलज का नियम और ये एक दूसरे के अपोजिट है। हार्डी-सुलज ने कहा कि जिसकी संयोजकता ज्यादा होगी वह अवक्षेपण उतना ही ज्यादा से ज्यादा करेगा, स्कंदन की क्रिया उस पर ज्यादा होगी। लेकिन जो स्कंदन मान क्या है, न्यूनतम मान है, वैद्युत अपघट्य का न्यूनतम मान है, मतलब जिसका स्कंदन मान कम होगा वो स्कंदन ज्यादा करेगा। तो किसका स्कंदन मान कम होगा, जिस आयन की संयोजकता ज्यादा होगी उसका स्कंदन मान भी कम होगा, और जिस आयन की जो संयोजकता है वो कम होगी उसका स्कंदन मान अधिक होगा। ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग टाइप की भी बन सकते हैं कि किसके लिए स्कंदन मान अधिक है, किसके लिए स्कंदन मान कम है, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट थे हमारे स्कंदन के अंतर्गत, परिभाषा, हार्डी-सुलज का नियम और सेकंड नेक्स्ट क्या था, स्कंदन मान, तीनों से संबंधित क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे। आप इस वीडियो को अगर देखेंगे, समझेंगे, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है। और बिल्कुल ध्यान रखें कि स्कंदन क्या है, शॉर्ट में कोलाइडी कणों के विलयन में या कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयनों की जो अवक्षेपण की घटना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अवक्षेपण की जो घटना है वह क्या कहलाती है, स्कंदन। ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दें, स्कंदन में जो हम अवक्षेपण शब्द यूज करते हैं ना, अभी भी जो आप लोग होते हैं बेटा समझ नहीं पाते कि अवक्षेपण वास्तव में क्या है ना। तो अवक्षेपण मीन्स आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमने कहा दूध एक क्या है, कोलाइडी विलयन है ना, हमने कहा ना दूध एक पायस है, और पायस मीन्स क्या है, कोलाइडी विलयन। तो जो कोलाइडी विलयन होता है दूध, है ना, सपोज हमने कहा दूध, ये क्या है, कोलाइडी विलयन है ना, और हमने क्या मिला दिया, दूध में हमने मिला दी खटाई, है ना, दूध में हमने क्या मिला दिया, नींबू का रस मिला दिया, मीन्स खटाई मिला दी। तो दूध क्या होता है, फटता है और क्या बना लेता है, दही बना लेता है ना। मीन्स यहाँ पे जो दूध है जो कि कोलाइडी विलयन है, उस पर हमने नींबू मिला दिया, मीन्स क्या मिला दिया, वैद्युत अपघट्य, जिस वैद्युत अपघट्य मिला दिया। और ये जो वैद्युत अपघट्य जब मिला दिया तो क्या होता है, कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है, मतलब क्या बना लेता है, अवक्षेप बना लेता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्कंदन, है ना। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रिलेटेड करें ना, तो दूध में हमने नींबू मिलाया तो दही बन गया, तो वो जो दही है ना, वो दही क्या है, जम जाता है ना, और जम जाता है तो वो जो दही का जो जमना होता है ना, थक्का होता है, वही क्या होता है, अवक्षेप होता है। तो जब हम केमिस्ट्री की रिएक्शन देखते हैं आपको बहुत सारे अवक्षेप मिलते हैं, है ना, तो ये भी हमको अवक्षेप के रूप में मिलता है ना। आप जैसे अगर आप बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल लैब में हम रिएक्शन करते हैं, अगर हम क्लोराइड का टेस्ट लगाते हैं, है ना, क्लोराइड का टेस्ट लगाते हैं, या फिर हम सबसे पहले लगाते हैं लेड का टेस्ट लगाते हैं। लेड का टेस्ट लगाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं ना, तो लेड क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है। तो वो अवक्षेप क्या है, बिल्कुल आप याद रखें कि दूध जब दही बनाता है तो वो जमा हुआ भाग है ना, वही अवक्षेप है। तो वही होता है यहाँ पर भी, कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण की जो घटना है वो कहलाती है स्कंदन। तो पहले आप इस जो वीडियो को देख लिए, आपने ये नोट किया, नोट कर ले। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्वर्ण संख्या,
वो हम पढ़ेंगे। नोट करें आप इसे जब तक। चलिए नोट कर लिया आपने ना इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या के बारे में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लें, फिर हम बताते हैं ये क्या है। ये जो स्वर्ण संख्या है वो किससे संबंधित है? हम पढ़ के आ रहे हैं प्रक्रिया रक्षण, है ना, रक्षण से संबंधित है। रक्षण में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा आप थोड़ा बैक में जाए, इतना समझ लें, फिर हम डेफिनेशन देखते हैं। रक्षण क्या है? तो यहाँ पर कहा गया रक्षण मीन्स प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? हमारे पास दो प्रकार के कोलाइड है, एक होता है द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव विरोधी। हमें पढ़ के आ रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड है वो स्थायी होते हैं और जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर रक्षण के अंतर्गत हमने कहा कि जो द्रव विरोधी कोलाइड है जो कि अस्थायी होते हैं, इनमें यदि थोड़ी सी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दी जाए, कोलाइड की मिला दी जाए, है ना, तो यहाँ पर जब द्रव विरोधी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं। स्थायी होने के कारण ना इनका जो स्कंदन है वो नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्कंदन नहीं होता। ये सब हमने अंतर में पढ़ के आए हैं, नहीं होता। जबकि यहाँ पर ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो अस्थायी होते हैं और इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। स्कंदन हम पढ़ के आ गए ना, स्कंदन हो जाता है। स्कंदन हो जाता है मतलब अगर थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा हम किसकी मिला दें, विद्युत अपघट्य की मिला दें, तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं, इनका स्कंदन हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है यदि द्रव विरोधी कोलाइड में हम थोड़ी सी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दें, द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दें, तो अब ये इसका जो स्कंदन होता है वो स्कंदन कम हो जाता है, स्कंदन कम हो जाता है। मतलब हम जो वैद्युत अपघट्य मिलाते थे ना, तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर अब इसका जो स्कंदन है वो नहीं होता, नहीं होता, और इसे ही हम कहते हैं रक्षण। मतलब कि जो द्रव विरोधी कोलाइड है उसकी स्कंदन से रक्षा कौन करता है? द्रव स्नेही कोलाइड, है ना। तो डेफिनेशन आप देखेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर यह वैद्युत अपघट्य के द्वारा होने वाले स्कंदन को कम कर देता है या रोक देता है, जिसे हम कहते हैं रक्षण। तो यहाँ पर ये जो द्रव स्नेही कोलाइड हम मिलाते हैं ये कहलाते हैं रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड मीन्स जो कि स्कंदन से द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करते हैं, है ना। यही हो रहा है ना कि स्कंदन नहीं होने देते, मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड है ना वो रक्षा करते हैं किसकी? द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से। फॉर एग्जाम्पल हम इसी के साथ लिखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने ले लिया गोल्ड सॉल्ट, जो कैसा होता है? द्रव विरोधी होता है, यहीं पे लिखा है, ये कैसा होता है? द्रव विरोधी होता है। द्रव स्नेही क्या होता है? जिलेटिन। ये हम एग्जाम्पल पढ़े, ये है गोल्ड सॉल और ये है जिलेटिन। तो जो गोल्ड सॉल होता है उसमें जिलेटिन की जब सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाती है, तो अब अगर हम इसमें NaCl मिलाएं, सोडियम क्लोराइड, जो क्या है? वैद्युत अपघट्य है, तो गोल्ड सॉल में जिलेटिन की मात्रा मिलाने पर अब ये NaCl मिलाए जाने पर स्कंदित नहीं होता, स्कंदित नहीं होता। तो यही क्या कहलाता है? रक्षण कहलाता है ना। तो रक्षण हम इसके पहले क्लास में पढ़ के आए हैं, तो फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि रक्षण क्या है? जब द्रव विरोधी कोलाइड में थोड़ी सी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दी जाती है, तो अब इसका स्कंदन वैद्युत अपघट्य के द्वारा नहीं होता और इसे हम कहते हैं रक्षण। और इस प्रक्रिया में जो द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है वह कहलाता है रक्षी कोलाइड। तो ये जो स्वर्ण संख्या है वो इसी से संबंधित है। ये जो रक्षी कोलाइड की जो रक्षण शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। मीन्स रक्षी कोलाइड रक्षण का काम कर रहा है ना, तो हर एक जो कोलाइड होता है, हर एक द्रव स्नेही कोलाइड होता है, जो उसकी रक्षण शक्ति है वो भिन्न भिन्न होती है। इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं जिगमोंडी नामक साइंटिस्ट ने स्वर्ण संख्या दी थी, स्वर्ण संख्या का मान बताया था कि जो रक्षण शक्ति होती है वो हर एक कोलाइड की, हर एक द्रव स्नेही कोलाइड की भिन्न भिन्न होती है। तो उसके लिए उन्होंने एक मान दिया था जिसे हम कहते हैं स्वर्ण संख्या, जो कि रक्षण शक्ति को दर्शाती है। क्या है देखेंगे, हमने लिखा है डेफिनेशन में कि किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है, वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड सॉल में
10% NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, वैद्युत अपघट्य, 10% सोडियम क्लोराइड विलयन के 1 ml मिलाए जाने पर, केवल 1 ml मिलाए जाने पर स्कंदन रोकने के लिए आवश्यक होती है। मतलब रक्षीकोलाइड की हम एक मात्रा बता रहे हैं स्वर्ण संख्या के माध्यम से कि कितनी हम रक्षीकोलाइड मिलाएं, है ना, कितनी हम रक्षीकोलाइड मिलाएं जिससे कि वो 10% सोडियम क्लोराइड विलयन के 1 ml मिलाए जाने पर जो स्कंदन होता है उस स्कंदन को रोक देती है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण संख्या। तो आप डेफिनेशन नोट कर लिए होंगे, है ना। तो डेफिनेशन सबसे पहले लिख लें इसकी कि किसी रक्षीकोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड सॉल्ट में 10%, पूरी वैल्यू लिखेंगे, 10% NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन के 1 ml मिलाए जाने पर स्कंदन रोकने के लिए आवश्यक होती है। मतलब अब इससे स्कंदन नहीं होगा। तो जैसे कि गोंद है, ब्लू है, उसके लिए इसका मान 0.15 होता है। जिलेटिन के लिए हमने लिखा 0.005 से 0.01 और स्टार्च के लिए 2.025। मतलब कि यहाँ पर अगर हमने ये लिया है ना कि गोल्ड सॉल ये है ना, अगर इसकी हम कितनी मात्रा ले लें, 10 ml, ये देखें गोल्ड सॉल की हम 10 ml ले लें और इसमें 10% NaCl हम कितना मिलाते हैं, यहाँ पर ये जो 10% NaCl का 1 ml मिला दें और जिलेटिन हम कितनी मिलाएंगे, 0.005 से 0.01। ये अगर हम मिला देते हैं तो ये गोल्ड सॉल्ट का अवक्षेपण नहीं होने देता, स्कंदन नहीं होने देता। तो जिलेटिन के लिए जो स्वर्ण संख्या है उसका मान होता है 0.001 ml, इतना कम, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूनतम मान है। न्यूनतम मान है मतलब इसका मान जितना कम होगा ना वो उतना ही अच्छा रक्षीकोलाइड होगा। मतलब कि जिस रक्षीकोलाइड के लिए इसका मान न्यूनतम होता है वह उतनी ही अच्छी रक्षण शक्ति प्रदर्शित करता है, मतलब वह उतना ही अच्छा स्कंदन होने से रोकता है ना। स्कंदन नहीं होने देता, मतलब न्यूनतम मात्रा, कम से कम मात्रा। तो जो सबसे कम किसके लिए, जिलेटिन के लिए। मतलब जिलेटिन क्या है, एक अच्छा रक्षीकोलाइड है, इसकी बहुत न्यूनतम मात्रा जो होती है वो रक्षण का कार्य करती है, रक्षीकोलाइड का कार्य करती है। तो इस तरीके से जब स्वर्ण संख्या पूछता है तो आपको डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन बताएंगे। अगर आपसे कहा जाता समझाइए तो थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या है, किस लिए यूज होता है। तो किस लिए, कोलाइडी विलयनों के लिए जो रक्षीकोलाइड है उनकी रक्षण शक्ति अलग अलग होती है और उसी के लिए जो जिग्मॉइनी नामक साइंटिस्ट है उन्होंने स्वर्ण संख्या दी थी, जिसे हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो दोनों टॉपिक है एक दूसरे से संबंधित है, स्कंदन, स्वर्ण संख्या और इसी में हमने रक्षण को भी देखा। तो आप इन तीनों टॉपिकों को अच्छे से समझें, नोट करें और अच्छे से समझकर कॉपी में नोट करें और याद करें। थैंक यू।